बिहार विधानसभा चुनाव के माहौल में भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने महागठबंधन पर तीखा वार किया। उन्होंने कहा कि धीरे धीरे महागठबंधन का असली चेहरा सामने आ रहा है और जो लोग जंगल राज के समर्थक हैं वे बिहार की सुरक्षा की बात नहीं कर सकते। तिवारी ने दावा किया कि जनता अब विकास और स्थिरता के पक्ष में है। खगड़िया, परबत्ता और अलौली में बारिश के बावजूद लोगों की बड़ी भीड़ भाजपा के प्रति विश्वास दर्शाती है। उन्होंने कहा, बिहार गर्व से आगे बढ़ रहा है। बेटियां, युवा, किसान और व्यापारी नई ऊंचाइयां छू रहे हैं। बिहार जिंदाबाद। अब देखिए, धीरे धीरे जो महागठबंधन का असली स्वरूप है वो उसके नेताओं के जुबान पे आने लगी है। जो जंगल राज की किसी भी तरफ से तरफदारी करते हैं वो बिहार का कितना सुरक्षा करेंगे ये आप सबके सामने आ रहा है। तेजस्वी बाबू ने शहाबुद्दीन जिंदाबाद कह रहे हैं, तो ये सारा कुछ जो इशारा है अब उनके नेता लोग भी जंगल राज की पैरवी कर रहे हैं। अब बिहार एक नई उड़ान के लिए तैयार है। बिहार के खगड़िया में कल में था, खगड़िया, परबत्ता, अलौली, ऐसे सब जगहों पे था और बारिश होने के बावजूद भी लोग सड़कों पे जमे रहे, रोड शो चलता रहा। तो मैं अब यही कहना चाहता हूं कि बिहार के प्राइड के साथ आगे बढ़े। बिहार जिंदाबाद हो, बिहार की बेटियां जिंदाबाद हो, बिहार के युवा, किसान, व्यापारी, इन सब लोगों का जिंदाबाद हो। अब उसके लिए एनडीए एकमात्र सहारा है जिसके साथ बिहार आगे बढ़े। बिहार चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राज्य दौरा चर्चा में है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने बताया कि प्रधानमंत्री 2 नवंबर को आरा और नवादा में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। इसके बाद पटना में दिनकर चौक से गांधी मैदान तक रोड शो कर मतदाताओं का अभिवादन करेंगे। 3 नवंबर को मोदी कटिहार और सहरसा में जनसभा करेंगे, जबकि 6 नवंबर को भागलपुर और अररिया के फारबिसगंज में जनसभा को संबोधित करेंगे। जायसवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री का दौरा बिहार में भाजपा कार्यकर्ताओं में नया जोश और ऊर्जा भर देगा। प्रधानमंत्री जी कल पटना में रोड शो करेंगे। पहले 2 नवंबर कल जो है आरा, भोजपुर में जनसभा को और नवादा में जनसभा को संबोधित करके दिनकर चौक पटना से और बाकरगंज होते हुए गांधी मैदान तक पटना एवं बिहार के मतदाताओं को अभिवादन करेंगे। फिर एक बार एनडीए सरकार बने और उसके बाद 3 तारीख को कटिहार और सहरसा में जनसभा को संबोधित करेंगे और 6 नवंबर को भागलपुर और अररिया के फारबिसगंज में जनसभा को संबोधित करेंगे। महिलाओं के साथ उनका सीधा संवाद है, महिलाओं के सशक्तिकरण पर चर्चा है और महिलाओं से वो आह्वान करेंगे कि सभी महिलाएं एनडीए सरकार उनको सशक्तिकरण का काम कर रही है, उनके स्वरोजगार का काम कर रही है, स्वावलंबन का काम कर रही है, तो महिलाओं से अनुरोध करेंगे फिर एक बार एनडीए सरकार। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी द्वारा आरएसएस पर प्रतिबंध लगाने की मांग के बीच कांग्रेस नेता राकेश सिन्हा ने कहा कि वे नया प्रतिबंध नहीं बल्कि ऐतिहासिक तथ्य याद दिला रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने पहले ही आरएसएस पर प्रतिबंध लगाया था। सिन्हा ने आरोप लगाया कि आरएसएस ने महात्मा गांधी की हत्या के बाद मिठाई बांटकर जश्न मनाया था और आज भी समाज में नफरत व विभाजन फैलाने का काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि ये संगठन लगातार अल्पसंख्यक समुदायों को निशाना बना रहा है और देश की एकता को खतरा पहुंचा रहा है। प्रतिबंध की मांग नहीं, प्रतिबंध पहले भी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने आरएसएस पे लगाई। ये वही आरएसएस है कि जो महात्मा गांधी के हत्या के बाद खुशी मनाया था, मिठाइयां बांटी थी। ये वो आरएसएस है जो समाज के सामाजिक ताना बाना को लगातार भंग करते रही है, जो समाज में नफरत फैलाने का काम करती है, अल्पसंख्यक समुदाय को टारगेट करने का काम करती है। कई ऐसे उदाहरण हैं। मिशनरियों पर हमला किसने किया? आरएसएस के लोगों ने किया उड़ीसा में। तो आरएसएस तो स्वाभाविक तौर पे लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है।
इस पर तो प्रतिबंध लगना ही चाहिए। मोकामा हत्याकांड पर सपा प्रवक्ता फखरुल हसन चांद ने सरकार पर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि जो दल बिहार में जंगल राज की बात कर वोट मांगते हैं वे अब खुद कानून व्यवस्था पर खामोश हैं। मुकदमा दर्ज होने के बावजूद आरोपियों की गिरफ्तारी न होना शासन की नाकामी दिखाता है। चांद ने कहा कि अगर दर्ज आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं तो यही असली जंगल राज है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रशासन अपराध पर सख्त कार्रवाई नहीं कर रहा, जिससे जनता में असुरक्षा बढ़ी है। सपा ने निष्पक्ष जांच और तत्पर न्याय की मांग की है। देखिए, सवाल ये कि बिहार में जो लोग जंगल राज की बात करके वोट मांग रहे हैं, आज बिहार में कोई सवाल नहीं पूछ रहा कि जंगल राज है। जिस पे मुकदमा दर्ज हुआ है, जो आरोपी हैं, उसकी आज तक गिरफ्तारी नहीं हुई। ये बड़ा सवाल है कि जंगल राज आखिर कहते क्या हैं, किसे हैं, परिभाषा क्या है जंगल राज की, कि नामजद जो अभियुक्त है उसकी गिरफ्तारी तक नहीं हो रही है। न्याय कैसे मिलेगा? पोस्टमार्टम तो बाद का विषय हो जाएगा। जब एक अपराधी, एक आरोपी वो लगातार घूम रहा है, चुनौती दे रहा है कानून व्यवस्था को, तो समाजवादी पार्टी समझती है कि बिहार में जंगल राज है। जो लोग जंगल राज के नाम पे वोट मांग रहे हैं उनको आईना सामने रख के वोट मांगना चाहिए। दिल्ली का नाम बदलकर इंद्रप्रस्थ करने के प्रस्ताव पर भाजपा सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखा। खंडेलवाल ने कहा कि दिल्ली का इतिहास पांडव काल से जुड़ा है और इसकी संस्कृति, सभ्यता और परंपराएं इंद्रप्रस्थ नाम से अभिन्न रूप से संबंधित हैं। उन्होंने इसे गौरवशाली परंपराओं के पुनरुत्थान का प्रतीक बताया। खंडेलवाल ने पत्र में यह भी आग्रह किया है कि राजधानी के प्रमुख स्थलों पर पांडवों की मूर्तियां स्थापित की जाएं, ताकि नई पीढ़ी अपने इतिहास और विरासत से प्रेरणा ले सके और भारत की प्राचीन पहचान पुनर्जीवित हो। देखिए, मैंने आज माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी को एक पत्र लिख करके सुझाव दिया है और आग्रह किया है कि दिल्ली का नाम बदल करके इंद्रप्रस्थ करना चाहिए। हम सब जानते हैं कि दिल्ली का इतिहास सीधे तौर पर पांडव काल से जुड़ा हुआ है और इस नाते से हमारी जो गौरवशाली दिल्ली की संस्कृति है, सभ्यता है, हमारी हेरिटेज है, हमारा कल्चर है, वो इंद्रप्रस्थ नाम से जुड़ा है। तो यदि दिल्ली के नाम को इंद्रप्रस्थ किया जाता है तो वो निश्चित रूप से हमारी गौरवशाली परंपराओं की पुनर्स्थापना करेगा। मैंने पत्र में ये भी आग्रह किया है कि दिल्ली में किसी मुख्य प्रमुख स्थान पर पांडवों की मूर्तियां लगाई जाएं, ताकि जो नई जनरेशन है उसको पांडवों के बारे में पूरी जानकारी हो सके। साथ साथ मैंने ये भी आग्रह किया है कि पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन का नाम बदल करके इंद्रप्रस्थ जंक्शन रखा जाए, वहीं दिल्ली हवाई अड्डे का नाम इंद्रप्रस्थ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा रखा जाए। तो इंद्रप्रस्थ नाम हमारी संस्कृति के साथ में जुड़ता है और पुनर्जागरण के इस अभियान में यदि इंद्रप्रस्थ नाम दिल्ली का होता है और बाकी सुझावों पर यदि अमल होता है तो मुझे लगता है कि दिल्ली की परंपराएं एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पुनर्जीवित होंगी। एनसीपीएसपी विधायक रोहित पवार ने चुनाव आयोग और सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनावों में बड़े पैमाने पर धांधली हुई है, मृत मतदाताओं के नाम पर वोट डाले गए हैं और आधार कार्ड में हेराफेरी की गई है। पवार ने दावा किया कि एक ही मोबाइल नंबर से सैकड़ों पंजीकरण किए गए हैं और इस संबंध में प्रमाण पेश किए गए हैं। उन्होंने कहा कि महाविकास अघाड़ी और मनसे लोकतंत्र की रक्षा के लिए एकजुट होकर संघर्ष कर रहे हैं। यदि स्थिति नहीं सुधरी तो वे सड़कों पर उतरने को मजबूर होंगे। देखिए, लोकशाही बचाने के लिए किसी ना किसी को तो लड़ना पड़ेगा। महाविकास आघाड़ी और मनसे, ये जो पक्ष है, हम सब मिलके एक बड़ा आंदोलन इलेक्शन कमीशन के विरोध में वहां पे कर रहे हैं, क्योंकि हम सबका कहना है कि बहुत बड़ी वोट चोरी विधानसभा इलेक्शन में वहां पे हुई थी। उसके बहुत सारे पुरावे हम सब ने दिए। अलग अलग तरीके की चोरी थी। एक चोरी, जो व्यक्ति जिंदा नहीं, उस व्यक्ति के नाम पे लोगों ने मतदान किया। दूसरा विषय, दूसरे मतदार संघों से लोगों को जानबूझ के लाया गया, पैसा दे के लाया गया, बस से लाया गया और उनका मतदान दूसरे मतदार संघ में वहां पे करके लिया गया। और इसके लिए आधार कार्ड का मैनिपुलेशन बहुत बड़े लेवल तक वहां पे हुआ है और ये सब प्रूफ हमने दिए थे। एक घर पे 100 200 लोग वहां पे रजिस्टर्ड है। एक मोबाइल से 10 हजार लोग का रजिस्ट्रेशन वहां पे हुआ है। ये सब देखने के बाद लोकशाही अड़चन में आई है, ऐसे हम सबका कहना है। और लोकशाही बचाने के लिए, संविधान बचाने के लिए और लोगों को
इलेक्शन कमीशन जिस तरीके से काम कर रहा है और भाजपा जिस तरीके के इलेक्शन कमीशन का उपयोग करके सत्ता में आ रही है, सब दिखाने की जरूरत है। इसलिए ये आंदोलन लोकशाही और संविधान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम सब रास्ते पे आके अभी लड़ रहे हैं। बिहार चुनाव के बीच आरजेडी नेता मनोज झा ने आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि आचार संहिता 6 अक्टूबर से लागू हो चुकी थी और उसके बाद किसी भी सरकारी योजना के तहत राशि वितरण नियमों का उल्लंघन है। झा ने बताया कि इस बाबत उन्होंने चुनाव आयोग को पत्र लिखा है और निष्पक्ष कार्रवाई की उम्मीद की है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग को इस मामले में संज्ञान लेकर सख्त रुख अपनाना चाहिए ताकि लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं की मर्यादा बनी रहे और जनता का भरोसा कायम रहे। चुनाव आयोग रेफरी होता है और हम चुनाव के मध्य जब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है तो हम किसके पास शिकायत लेके जाएंगे? 6 अक्टूबर को संभवतः एमसीसी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हुआ। उसके बाद जो भी डिसबर्समेंट है इस योजना के तहत वो इन प्रिंसिपल वायलेटिव है। और पहले की अगर अपने पूर्ववर्तियों के इंटरवेंशन को देखें तो माननीय चुनाव आयोग को भी ये स्पष्ट होगा और उस आधार पर हमने पत्र लिख करके उनसे सकारात्मक पहलकदमी की उम्मीद जताई है और देखें क्या निर्णय होता है। मुंबई में कथित वोट चोरी के खिलाफ महाविकास अघाड़ी के विरोध प्रदर्शन को लेकर कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार ने एनडीए पर तीखा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि राज ठाकरे की पार्टी समेत सभी विपक्षी दल इस आंदोलन में शामिल हैं। वडेट्टीवार ने आरोप लगाया कि एनडीए ने वोट चुराकर सत्ता छीनी है और अब जब ये सच्चाई उजागर हो चुकी है तब भी चुनाव आयोग कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। उन्होंने कहा कि यही कारण है कि लोकतंत्र की रक्षा और पारदर्शी चुनाव प्रक्रिया की मांग को लेकर आज ये विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। अब महाविकास आघाड़ी है, राज ठाकरे, जितने भी विरोधी पार्टियां है वो सब शामिल है। ये वोट चोरी करके बेईमानी करके इन्होंने सत्ता हथिया है। ये चोरी पकड़ी गई है, फिर भी इलेक्शन कमीशन ये सुनने को तैयार नहीं है। उनको इशारा देने के लिए कि अभी सुधर जाओ वरना चुनाव होना मुश्किल हो जाएगा और बेईमानी करके अगर ये चुनाव जिता देंगे आप सरकार का या एक पॉलिटिकल पार्टी का पार्टनर बनकर, तो ये गद्दारी है, देश के साथ में डेमोक्रेसी के साथ में धोखा है। ये इशारा देने के लिए आज का मोर्चा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में आयोजित पुस्तक महोत्सव का उद्घाटन किया और कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि ज्ञान और साहित्य ही समाज को दिशा देते हैं और युवाओं को भारत की सांस्कृतिक जड़ों से जोड़ते हैं। योगी ने छात्रों से अधिक पढ़ने की आदत विकसित करने की अपील की और कहा कि पुस्तकें चरित्र निर्माण का आधार हैं। मुख्यमंत्री ने स्थानीय लेखकों की प्रदर्शनी देखी और कहा कि ऐसे आयोजन युवाओं में रचनात्मकता और बौद्धिक विकास को मजबूत करने का माध्यम बनते हैं। मैं सबसे पहले नेशनल बुक ट्रस्ट को गोरखपुर पुस्तक महोत्सव के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं और इस अवसर पर आप सबकी उपस्थिति के लिए हृदय से अभिनंदन भी करता हूं। बहनों और भाइयों, व्यक्ति की सबसे सही मार्गदर्शक और सच्चे साथी अच्छी पुस्तकें होती हैं। दुनिया को पुस्तकीय ज्ञान यानी भारत की श्रवण परंपरा को, जो गुरु शिष्य की परंपरा थी, उसे लिपिबद्ध करके आने वाली पीढ़ी के लिए संरक्षित किया जा सके, यह देन भी भारत की ऋषि परंपरा की है, भारत के ऋषि मुनियों की है। और ये पुस्तक महोत्सव अगले 9 दिनों तक विभिन्न प्रकार की रचनात्मक पुस्तकों का एक केंद्र बनकर के 200 से अधिक जो स्टॉल लगे हुए हैं, उनमें आप सभी को, गोरखपुर वासियों को, पूर्वी उत्तर प्रदेश वासियों को अपनी रुचि की पुस्तक चयन करने, उसको सस्ते में खरीदने का एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म यहां पर प्राप्त होगा।
राजस्थान के केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने बीकानेर में आयोजित एकता मार्च में भाग लिया। उन्होंने कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर पूरे देश में एकता मार्च आयोजित किया जा रहा है। मेघवाल ने बताया कि 31 अक्टूबर को राष्ट्र ने ये संकल्प लिया कि पटेल की एकता और अखंडता की विचारधारा को जन जन तक पहुंचाया जाएगा। दिल्ली और जयपुर में भी मार्च निकाले गए हैं। उन्होंने कहा कि ये कार्यक्रम देश की एकता, सद्भाव और समरसता के संदेश को मजबूत बनाने के लिए किया जा रहा है। देखिए 31 अक्टूबर रंगत जी ना करो यहाँ जी की 150वीं जन्म जयंती के अवसर पर ये जो यूनिटी मार्च निकालने का जो संकल्प लिया देश में, कल दिल्ली में यूनिटी मार्च निकली, जयपुर में हमारे भजनलाल मुंह में लगा दिए, केवड़िया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी थे, और आज हम बीकानेर में यूनिटी मार्च निकाल रहे हैं। ये पूरे देश में जितने भी संसदीय क्षेत्र हैं उनमें 3-3 ये यूनिटी मार्च निकलेगी 25 नवंबर तक। ये देश एक बना रहे, देश श्रेष्ठ बनता जाए और भारत को विकसित भारत बनाए, इस सपने के साथ सरदार पटेल जी की गाथा के साथ कि उन्होंने कितना महत्वपूर्ण कार्य किया था उस समय 1947 में। आपको भी ध्यान है कि अंग्रेज हमें किन परिस्थितियों में छोड़ के गए थे। एक ऐसा आदेश पास करके गए कि भारत और पाकिस्तान तो राष्ट्र बनेंगे, और जो देशी रियासतें हैं वो चाहें तो भारत में मिल सकती है, चाहें तो पाकिस्तान में मिल सकती है, चाहें तो स्वतंत्र रह सकती है। इन परिस्थितियों में जब जनसंख्या की अदला बदली हो रही थी, मार काट मची हुई थी, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ये चुनौती को स्वीकार किया और 562 देशी रियासतों को भारत के साथ विलय करवाया और भारत को एक बनाया। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भारत को श्रेष्ठ बनाने में लगे हुए हैं। विकसित भारत बनाने की कल्पना उनकी 2047 तक है। तो ये जो कार्यक्रम है सरदार एट 150, इस कार्यक्रम के तहत आज हमने यूनिटी मार्च निकाली। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें